ऑलराइट गाइस, माय नेम इज रितेश दहिया और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट है, नीट के एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक सवाल इसका पक्का आ रहा है, पक्का 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 बिल्कुल पक्का है। तो और चैप्टर बड़ा कतई नहीं है। MEC EMI हम ऑलरेडी कर चुके हैं, AC का उसके बाद फॉलो करता है। और AC का सवाल अगर थोड़ा सा इसके लिए वेव्स की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, वेव्स की नॉलेज की, पर ये चैप्टर मुश्किल कतई नहीं है। ठीक है, आपको अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, वेव्स आता है, तो AC में तो उसके बाद कुछ भी नया बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर है, शुरुआत करते हैं। नाउ AC की जब हम बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है आपका चाहे करंट या वोल्टेज जब भी हम बात करते हैं तो इट शुड ऑल्टरनेट, नाम जो है आपका ऑल्टरनेटिंग में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम से ऑल्टरनेट, इट शुड ऑल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डायरेक्ट करंट क्या था कि ये आपका हायर पोटेंशियल था, ये आपका लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, वो वेरिएबल DC कहलाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगली साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव, ये अगर ऐसे हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये अगर आपकी मान लो वैल्यू है, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका टाइम है, वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इनफाइनाइट टाइम तक वो चल रही है, उसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट करंट है उसका, या डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये होएगा ऐसे ऐसे वेरी करेगा, ये भी आपका DC है। क्यों? दोनों पे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू जो हायर टर्मिनल है वो कम ज़्यादा हो रहा है, वेरिएबल DC है बट ये DC है। अगर यह बात होगी ऐसे कि ये आपका ऐसे वेरी करेगा, नाउ दिस इज ऑल्टरनेटिंग, दिस इज AC, ये आपका DC था, ये भी आपका DC है, ये वाला आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। मतलब क्या, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच में जो वेरी कर रहा है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। राइट, यहाँ पे हम ये कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो अच्छा, इसके थोड़ी सी और नॉलेज देता हूँ आपको। I या V दोनों ही साइनसोइडल, अपने सिलेबस में यूजुअली हम साइनसोइडल की ही बात करते हैं यहाँ पे। ये वाली आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाती है, ये वाली आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाएगी। तो जब आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है और वापस जीरो गया, तो ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। ये आपका टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड T है, तो ये आपका T/2 होएगा, ये T/4 होएगा। अगर आप थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, 0 से लेके यहाँ पे 2 पाई है, तो ये पाई और ये π/2 होएगा। और ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होगी आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वेरिंग एज साइन फंक्शन, उसको हम लिख सकते हैं I = I0 sin ωt, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं तो 2π/ft, या फिर टाइम के टर्म में लिख रहे हैं तो साइन ऑफ 2πt/T। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये काम आप पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी साइनसोइडल रिप्रेजेंटेशन हो गया AC का। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, तो ये रूट मीन स्क्वायर है। हमने जब बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जो हमने कहा था मीन या एवरेज एक चीज़ है कि जितने लोगों के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने रुपए हैं, सबको लेके टोटल आप ऐड करें, उसके जितने स्टूडेंट्स उससे डिवाइड करें, आपको एवरेज पता चल जाएगा क्या है। एवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आज की पार्टी में हम क्या कर रहे हैं। अगर तो एवरेज 5 रुपये या 10 रुपये है क्लास का, आप पैटीज खा सकते हैं। वही अगर 50 रुपये है तो आप कुछ और काम कर सकते हैं। वही अगर 2000 या 5000 हो गया, चलो गोवा। ठीक है, तो एवरेज आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका एवरेज कितना है। किसी भी डेटा के लिए ये एप्लीकेबल है। वहीं पे हमने एक और बात की थी मीडियन की, वहीं पे हम एक और बात करेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा में हम यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब हम करंट की या फिर आपके पोटेंशियल की लेते हैं, तो जो भी आपकी पीक वैल्यू है उसको आप √2 से डिवाइड कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी RMS वैल्यू आ जाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर होता है। रूट मीन स्क्वायर निकालते कैसे हैं? अगर आपके पास मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम RMS वैल्यू निकालने के लिए लेट्स से P आप टर्म निकाल रहे हैं, तो उसको करोगे P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो ये आपका रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। अरे चलो, RMS वैल्यू आपकी ये करंट की वैल्यूज आती हैं, VRMS की अगेन फिर आपकी जो पीक वैल्यू है उससे आपका √2 टाइम्स हो जाएगा। RMS वैल्यू जो है, इसको हम एक्चुअली इसलिए भी करते हैं कि ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। तो हमारा जो करंट है, घर पे जो आपकी बिजली आ रही है, वो ऐसे 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 वेरी कर रही है, उसकी जब हम RMS वैल्यू निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका जो 70% ये जो वैल्यू आएगा, इसको नाउ वी कैन ट्रीट इट एज अ DC करंट।
तो जितने भी हमने फॉर्मूले करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाए थे वहाँ पे हमने वो किए थे। जैसे हमारा पावर को हम लिखते हैं I²R या फिर V²/R, वहाँ पे आप डायरेक्ट ये जो RMS वैल्यू है, इस RMS वैल्यू को यूज़ करके पावर की कहानी कर सकते हैं। तो RMS वैल्यू ये फ़ायदा भी हमें देता है, इसलिए हमने RMS वैल्यूज़ की बात की हुई है। इन आवर हाउसेज जो हम ये कहते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। एक्चुअली 220 वोल्ट जो हम कहते हैं सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट आपका यहाँ पे RMS वैल्यू है। एक्चुअली पीक वैल्यू आपकी 311 होगी। तो पीक वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, V0 के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय √2 करके 311 आपकी पीक वैल्यू है। और इस वजह से हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उसको हम लिखते हैं V0 विल बी इक्वल टू 311 साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें पता है घर में जो सप्लाई आ रही है फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, तो उसको आप लिखेंगे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 टी। ये आपके घरों में जो पावर आ रही है या जो एनर्जी आ रही है, ये उसका पोटेंशियल है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। RMS value of AC is equal to that value of DC, which when passed through a resistance for a given time, it will produce the same amount of heat as produced by the alternating current when passed through the same resistance। तो ये आपकी AC को DC में कन्वर्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका है, इसलिए हम RMS वैल्यूज इतना ज़्यादा AC में यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। द पोजीशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिस भी कंडक्टर से आपका करंट जा रहा है वो कंडक्टर उसको रेजिस्टेंस अवरोध प्रोड्यूस करता है कि भाई मुझे करंट नहीं वो जाने देना, उसको रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हम यहाँ पे कहते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता है अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, उनके उनका जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम रिएक्टेंस नाम देते हैं। इम्पीडेंस यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इम्पीडेंस वो होगा ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कंडक्टर, जो आपका रेजिस्टेंस है तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, उसको आप इम्पीडेंस कहते हैं। इन तीनों की यूनिट आपकी ओम होएगी। और अगेन यहाँ कुछ इंडक्टिव इसकी अगर बात करें कि रेजिस्टेंस जो है आपका इंडक्टर ने कैपेसिटेंस ने ऑफर किया उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू आपकी XL होगी ओमेगा L, और यहाँ पे आपकी XC की जो वैल्यू होगी 1/ωc आपका रिएक्टेंस आएगा कैपेसिटेंस का। ऑलराइट, इसका ग्राफ बनाओगे अगर फ्रीक्वेंसी के साथ तो ये आपका स्ट्रेट वो बनेगा, बिकॉज ओमेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इसका। अगर हम बात करें DC के लिए, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ DC क्योंकि 0 होती है इसलिए आपका रिएक्टेंस वहाँ पे 0 होएगा, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि DC के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा डायरेक्ट करंट के लिए। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू 1/ωc होगी। रेसिप्रोकल इन्हीं का ये 2-3 टर्म और हैं, इसको ध्यान रखना। रेसिप्रोकल इम्पीडेंस का उसको हम एडमिटेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस उसको आप ससेप्टेंस कहते हैं। दोनों की यूनिट आपकी महो होएगी और उसका सिंबल जो बनता है इसका सिंबल ये आएगा आपका, ये आपका सिंबल होता है महो, नाम दिया हुआ महो। ठीक है, चलो राइट। सिमिलरली बात आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको आप कंडक्टेंस कहते हैं। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आप कंडक्टिविटी कहते हैं। ऑन द वेरी सेम लाइन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी पावर की। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन इन द सर्किट। तो आपके सर्किट में काम किस रेट पे हो रहा है उसको हम यहाँ पावर कहते हैं। पावर को जो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे वो पावर आपकी होगी विल बी इक्वल टू VI मल्टीप्लाइड बाय cos phi। तो अगर हमने पावर की DC में जब बात की थी तो तब हमने कहा था कि पावर इज इक्वल टू VI, पावर सप्लाइड बाय अ सोर्स और बैटरी इज VI। यहाँ पे आपका VI के साथ cos phi भी आ जाता है। इस cos phi को आप पावर फैक्टर कहते हैं। cos phi पावर फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ये वैल्यू आपकी R/Z होती है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। ये हम बात कर रहे हैं सीरीज RLC सर्किट की। पावर फैक्टर इज अगेन, ये जो पावर फैक्टर पे चर्चा कभी हो तो ध्यान रखना है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसकी क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में आपकी लाई करेगी, बिकॉज R का भी डायमेंशन ओम है, Z का भी डायमेंशन ओम है। तो पावर फैक्टर cos phi जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एवरेज पावर की, एवरेज पावर जो है एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन AC सर्किट इज गिवन बाय एवरेज पावर। तो P एवरेज को आप लिख देंगे विल बी इक्वल टू IRMS और मल्टीप्लाइड बाय VRMS मल्टीप्लाइड बाय cos phi। इसी के जैसे हमने वहाँ बात की थी, आपकी जो पावर थी उसको हमने लिखा था I²R, इसी को हमने लिखा था V²/R, इसी को हमने लिखा था VI। सिमिलर फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं VRMS इंटू RMS मल्टीप्लाइड बाय cos phi, या फिर इसको पीक वैल्यू की टर्म अगर आपको दे रखी है तो उसको बाय RMS वैल्यू के लिए √2 से डिवाइड कर दें
और अगर पीक वैल्यू है 1/√2 होके ये आपका 1/2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी एवरेज पावर की वैल्यू हो गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी को पावर को आप आई स्क्वायर आर के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर, और इसी को आप यहाँ पे वी आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसी को आपने पावर फैक्टर को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, उस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है ये। चलो वॉटलेस करंट एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एवरेज पावर, उसको हम वॉटलेस करंट कहते हैं। एवरेज पावर के लिए आपका जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, उसकी वैल्यू आपकी जीरो होगी, पावर कंपोनेंट यहाँ पे जीरो होगा, और ये तब पॉसिबल है। अच्छा, पावर फैक्टर इसको ध्यान रखना, वॉटलेस करंट की कभी भी बात होने लगे तो उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको आप लिखते हैं विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन फाई, आर एम एस वैल्यू जो है उसको आप लिखोगे आई आर एम एस साइन फाई, और या फिर आई नॉट साइन फाई, ये आपकी आर एम एस वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले को इसको ध्यान रखना है, सवाल पूछते हैं इस पर। कंपोनेंट ऑफ एसी विच रिमेन्स इन फेज विद द अल्टरनेटिव आपका वोल्टेज इज डिफाइंड एज आपका इफेक्टिव करंट। पीक वैल्यू इसकी जो दी होती है इफेक्टिव करंट की, वो आपकी आएगी आई नॉट कॉस फाई, ये वाला आई नॉट साइन फाई था, ये वाला आई नॉट कॉस फाई है, और इसकी आर एम एस वैल्यू जो आएगी उसको आप लिखते हैं आई नॉट बाय आपका आई नॉट बाय √2 कॉस फाई, ये आपकी आर एम एस वैल्यू होगी, ये इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी आपकी वॉटलेस करंट या फिर आपकी इफेक्टिव करंट की बात हो तो उसको ध्यान रखना, इफेक्टिव करंट कॉस फाई, वॉटलेस आपका साइन फाई। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपने वेरियस काइंड्स ऑफ जो सर्किट अपने एसी में होते हैं उनको एक बार सबको कवर करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपके ऑलराइट, इसकी बात हो गई। सबसे पहले बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, कि अगर आपका सर्किट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर लगा हुआ है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका सोर्स लगा हुआ है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस केस में जो आपका करंट होएगा उसको आप लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। पीक करंट जो आएगा उसको वी नॉट बाई आर लिखेंगे, रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करके। फेज डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपका जीरो होएगा। पावर फैक्टर यहाँ पे कॉस फाई जो है उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपका Z भी 1 है, R भी आपका Z भी R है और R भी R है, तो कॉस फैक्टर R बाय Z जो होता है उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। पावर यहाँ पे आपकी जो पीक है उसको आप लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS एवरेज पावर, या फिर पीक बाय 2 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। टाइम डिफरेंस आपका 0 है, और यहाँ पे दोनों आपकी सेम फेज में होंगे, तो जिस फेज में आई है उसी फेज में आपका V है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके इंडक्टिव सर्किट की। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सी नहीं है। इफ दैट इज द केस, तो उस केस में V अगर आपने यहाँ से चालू किया है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस केस में करंट आपका लैग करेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं IPL। IPL का मतलब होता है इंडक्टर पोटेंशियल लीड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया हुआ है। तो इंडक्टर पोटेंशियल लीड मतलब पोटेंशियल आपका इंडक्टर में लीड करेगा, और उसकी वजह से आपका करंट जो है वो पीछे चलेगा। पीक करंट जो आएगा उसको आप लिखोगे वी नॉट बाई एक्सएल, वी नॉट बाई ओमेगा एल, ये आपकी डेटा पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का हो जाएगा। पावर फैक्टर जो है कॉस फाई वो आपकी 0 हो जाएगी, और पावर इस केस में क्योंकि पावर फैक्टर 0 तो आपकी पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आई और वी के बीच में 90 का एंगल आएगा। यहीं पे अगर हम बात करें तीसरे सर्किट की, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, उस केस में आपका यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं CCL। CCL हो गया कैपेसिटर करंट लीड, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो अगर आपका पोटेंशियल दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आपका 90 डिग्री से आगे आ जाएगा, उसमें 90 से आगे मूव करेगा, और आपका करंट की जो वैल्यू होगी वो वी नॉट बाई एक्सी, आपका जो एक्सी है ये आपका रेजिस्टेंस के इक्वलेंट है यहाँ पे, तो उससे वैल्यू डिवाइड करके वी नॉट आ जाएगा। पावर फैक्टर फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका फाई जो है वो 90 हो गया, इस बार फेज डिफरेंस यहाँ 90 ही रहेगा। यहाँ पे आपका पहले पॉजिटिव था, इस बार यहाँ पे आपका नेगेटिव है, बट डिफरेंस आपका 90 है। और अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आई और वी के बीच में आपका 90 का डिफरेंस आएगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स की। तो कॉम्बिनेशन और इस बार आ गया, दो के कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं, उन तीनों की बात करते हैं। तो आपका पहले तो तीनों अलग अलग हो गए, अब कॉम्बिनेशन है। तो LR सर्किट है या RL सर्किट है, उस केस में अगर आपका V जो सप्लाई आपने दी हुई है वो आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट जो है वो आपका इस बार क्योंकि IPL आपका हम बात करते हैं तो प्योर इंडक्टिव है, उसमें तो 90 का आपका डिफरेंस आएगा,
यहाँ पे मान लो डिफरेंस आपका किसी एंगल फाई का है, उसकी वजह से आपका जो है हम लिखते हैं IPL। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा तो करंट आपका किसी फाई से पीछे पीछे चल रहा होगा। वैल्यू इसकी आएगी V0/Z और Z की वैल्यू हो जाएगी। इन जनरल हम Z को ऐसे लिखते हैं, जो आपका इम्पीडेंस है उसको आप लिखते हैं √XL - XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नाउ इस सर्किट में XC है ही नहीं, तो इसलिए इम्पीडेंस आपका XL और XR का कॉम्बिनेशन होगा, XL प्लस XR स्क्वायर। अगला जिसमें हम RC सर्किट करेंगे उसमें XL नहीं होएगा, तो R स्क्वायर प्लस XL होएगा। तीनों हैं तो आपको तीनों ऐसे आएंगे आपके। फेजर डायग्राम ये बनेगा, VR और VL है, उसके बीच में V जो आपका नेट आएगा इसका, ये फेज डिफरेंस आपका फाई यहाँ पे आया। अप्लाइड वोल्टेज VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर होएगा। इम्पीडेंस आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, XL प्लस XC का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस आएगा, जिसके बेसिस पे आप पावर फैक्टर अपना निकालेंगे, उस चीज़ को आप लिखेंगे यहाँ पे फाई जो है दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। और इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है अगर तीनों लगे हुए एलिमेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL - XC डिवाइडेड बाय R। ये आपकी फेज की वैल्यू होगी। राइट, RC सर्किट है, अब इसमें हम कह रहे हैं कि R और C दोनों लगे हुए हैं बस, तो उस केस में आपका जो करंट है वो करंट इस बार फाई एंगल से लीड करेगा, बिकॉज ये आपका CCL की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 100% कैपेसिटेंस नहीं है यहाँ पे, आपका थोड़ा सा एंगल आपका 90 नहीं होएगा, फाई 90 से कुछ कम होएगा, बट करंट आपका लीड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर I की वैल्यू करोगे तो V0/Z आएगा, और Z इस बार R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होएगा। और इसका फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो इस बार फेजर डायग्राम में ये एंगल आपका यहाँ पे पीछे पीछे चल रहा होगा, इसका 9 फेज डिफरेंस जो आएगा वो आपका नेगेटिव साइड पे होएगा, और उसकी वैल्यू 90 से कम होएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने L और C लगाया है तो L और C में अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि L और C में कौन ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आपका जो बैटरी लगी हुई है, आपका जो सप्लाई है वो V0 sin ωt है, तो यहाँ पे आपका जो ये आएगा फेज डिफरेंस, अगर तो XL की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे करंट लीड करेगा, XC की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ XL ज़्यादा है तो करंट लैग पोटेंशियल लीड करेगा, और अगर XC है तो यहाँ पे आपका करंट लीड करेगा। अगेन IPL और CCL को ध्यान रखना। राइट, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी, और VL जो टोटल V है उसको आप लिखोगे VL - VC, आपका एक L है और एक C है, और फेज जो आपका आएगा 90 आएगा, उस वजह से पावर फैक्टर यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, हम तीनों एलिमेंट लगा दिए हमने, R L C तीनों यहाँ पे ऐड कर दिए कि आपका R भी है और L भी है और C भी है। तो R L C सर्किट हमने जब ये बनाए, तीनों लगा दिए आपने R L और C, तो इस केस में आपका अगर XL ज़्यादा है की वैल्यू XC से, तो आपका स्लाइटली इंडक्टिव सर्किट है, इस वजह से आपका जो फेजर डायग्राम में आपका एंगल होएगा फाई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ करंट जो है उसको आप लिखोगे sin ωt प्लस फाई माइनस फाई, उस केस में जब आपकी वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो माइनस लिखेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो आएगा उसको आप लिखोगे VR प्लस इसका मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, Z विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू होगी। फेज डिफरेंस जो है उसको आप ये पूरे उसके लिए ध्यान रखना है आपने, फेज tan फाई, अगर ये डेटा दे रखा है VL - VC/VR, इससे आ जाएगा, XL - XC/R, इससे भी आपका tan फाई आ जाएगा, या फिर ये तो गंदा सा डेटा हो जाता है, बट ωL - 1/ωc/R, इससे भी आपकी tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी tan फाई का जो फाई एंगल है, इसी का जब आप cos फाई लेते हैं उसकी वैल्यू आपको पावर फैक्टर मिल जाती है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आपका पावर फैक्टर है cos Z है ना, उसकी वैल्यू R/Z होती है, इसको भी ध्यान रखना। तो अगर आपको Z पता है, R पता है, उससे आपका पावर फैक्टर डायरेक्टली आ जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस वो वाली कंडीशन है जब हम कहते हैं सीरीज सर्किट में अगर हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे अगर XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, उस सिनेरियो को हम कहते हैं कि अब आपके सर्किट में रेजोनेंस हो गया है। सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट, बिकॉज XL और XC की वैल्यू बराबर हो गई, तो आपका जो सर्किट है ये R हुआ, ये L हुआ और ये C हुआ। तो इस केस में आपका अगर ये सिनेरियो है तो यहाँ पे आपका ये R है, ये XL है और ये XC है, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो उस केस में आपका ये दोनों के एक दूसरे को दे विल कैंसल ईच अदर आउट एंड द वैल्यू ऑफ Z,
तो आपका जो z आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे xl माइनस xc जो है इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी बिकॉज xl और xc दोनों बराबर है, तो इम्पीडेंस आपका z हो जाएगा, है ना। होल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ऐसा हम कहते हैं। फेज डिफरेंस जो है यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा बिकॉज आपका cos फाई जो पावर फैक्टर है वो आपका 1 हो जाएगा। पावर कंजम्पशन अगेन यहाँ पे V और I वाली हो जाएगी। करंट इन द सर्किट आपका मैक्सिमम जो आएगा वो V नॉट बाय R की वैल्यू हो जाएगी। और इस वक्त आपका जो सर्किट में करंट है, आपकी रेजोनेंस की कंडीशन ही है कि हमें सर्किट में करंट को मैक्सिमाइज करवाना है इन अ वे कि हमारा, क्योंकि V डिफाइंड है ऑलरेडी, तो हमारी पावर मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम पावर के लिए वी आर डूइंग दिस रेजोनेंस वाली कंडीशन। These circuits are used for voltage amplification as a selector circuit इसी को हम वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए भी यूज़ करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आपने XL इक्वल टू XC कर दिया, इसका मतलब यह है कि ओमेगा नॉट L विल बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, एंड इफ दैट इज द केस तो ओमेगा की जो वैल्यू है, ये आपको डेटा ध्यान रखना है। कई बार आपसे ये वैल्यू ही पूछी हुई है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट पूछा हुआ है एग्जाम हॉल में, वहाँ पे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। अलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर होता है इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जो है अगर आपका सीरीज में आपके RLC लगे हुए हैं, इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी फैक्टर। तो आपका जो भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होगा उससे डिटरमाइन होता है कि आपकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इट डिफाइंस शार्पनेस ऑफ अ IF कर्व। आपका I और ओमेगा या F के साथ जब आप कर्व बनाते हैं, उसकी कितनी शार्पनेस है वो डिफाइन करता है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जब आपका लार्ज है उस टाइम पे आपका रेजोनेंस ज़्यादा होएगी, एंड वाइस वर्सा। क्वालिटी फैक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेशन, या फिर इसको आप लिखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। इसको ध्यान रखना, क्वालिटी फैक्टर Q जो आता है आपका दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि आपकी बैंडविड्थ, उन दोनों का फर्क आएगा। ना यहाँ पे आपका ये आपका ग्राफ बनता है, और हम ये चाहते हैं कि जो आपका ये जो ओमेगा नॉट है, इस पे जाके आपकी जो क्वालिटी फैक्टर है कर्व की, वो एक्चुअली ये यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आपका क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि आपका क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई हो। रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, और उसी के साथ साथ क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो है उसके लिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये वाला रिजल्ट है कि Q विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय L बाय R, ये आपकी क्वालिटी फैक्टर होगा। यानी कि आपका बैंडविड्थ जो है डेल्टा ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू R बाय L। कोई वैल्यू पूछे तो इसको ध्यान रखना है अपने रिजल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके चोक कॉइल की। चोक कॉइल इज नथिंग बट अ LR सर्किट। आपका LR सर्किट है या RL सर्किट है, और आपकी चोक कॉइल जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई थी, पुराने वाली जो आपकी गोल वाली ट्यूबलाइट होती थी, आजकल तो लोग LED यूज़ करने लगे, पर पुराने उसमें जो बीच में डब्बा लगा होता था जिसको हम चोक कॉइल कहते हैं। तो चोक कॉइल का पर्पस क्या है, वो आपकी होती है कॉपर कॉइल होती है, उसके अंदर आपका सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर होता है। थिक वायर वहाँ पे यूज़ करते हैं जिससे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाए। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ करते हैं जिससे आपका इंडक्टेंस की परफॉर्मेंस वहाँ पे इंप्रूव हो जाए। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका वो होएगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा L। आपका इफेक्टिव पोजीशन जो आएगा ओमेगा L होता है, ये आपकी चोक कॉइल होगी। आइडियल चोक कॉइल के लिए आपका रेजिस्टेंस 0 होएगा, और यहाँ पे जिससे आपका पावर फैक्टर 0 आ जाए, और आपकी यहाँ पे कोई भी पावर वेस्ट ना हो। देखो इसको मैं समझाता हूँ, इसका पर्पस क्या है। हमारी जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में होता है क्या है कि उसके अंदर कुछ गैसेज हैं, उनको जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हायर स्टेट पे जाती हैं, उसका जो वापस अपनी स्टेट पे आती हैं, दे रिलीज फोटॉन्स, उस वजह से आपको ट्यूबलाइट में रोशनी दिखाई देती है। नाउ इस केस में ऐसा समझो कि अगर आपकी चोक कॉइल है, इस चोक कॉइल पे ट्यूबलाइट आपकी ऐसे लगी हुई है, इसको मान लो आपको चाहिए 80 वोल्ट। फॉर एग्जांपल कोई एक डेटा ले लिया मैंने, तो आपका गैसेस की जो चॉइस के अंदर, जो ट्यूबलाइट के अंदर गैसेस भरी है, उनको 80 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। सप्लाई अपने पास जो आ रखी है वो आ रखी है 220 वोल्ट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपकी जो सप्लाई है इसकी पीक वैल्यू तो 311 हुई, बट इसका जो एवरेज आपका RMS वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। इसको 80 ही चाहिए। अब 80 और यहाँ देखेंगे सप्लाई आपकी आ रही है मान लो 220 वोल्ट। इसका मतलब ये कि 140 वोल्ट हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हम यहाँ इसको देंगे तो ट्यूबलाइट काम नहीं करेगी। इस वजह से यहाँ पे आप एक चौक कॉइल लगाते हैं, और इस के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 140 आएगा, जिससे टोटल आपका 220 बने।
इस चोक कॉइल का हम अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हीट बहुत होगी। आपने ऐसा देखा होगा कि पुरानी ट्यूबलाइट अगर आपके घरों में लगी हुई हैं तो ट्यूबलाइट की जो बीच में वो चौकोर सी डबिया लगी होती है उसके ऊपर काले काले निशान बन जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो हीटअप होता है, उसकी हीट से वो चीज़ गर्म होती है वहाँ पे। तो आइडियली इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और आपकी जिसकी वजह से पावर फैक्टर इसके अक्रॉस पावर फैक्टर 0 हो जाए। ये चोक कॉइल है, ये आपकी ट्यूबलाइट है। सीरीज़ में लगाते हैं जिससे आपका जो वोल्टेज है वो इसको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मिले। ये एग्जांपल है, 80 की ट्रू वैल्यू नहीं है, एग्जांपल है। और इस चोक कॉइल में आपको चाहिए कि जो भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस रहे बट पावर वेस्ट ना हो, इसलिए आर कम एल ज़्यादा। ठीक है, ये आपका चोक कॉइल का फंक्शन है। यूजुअली इसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, इसके ऊपर कैलकुलेशन अपने सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच रेजेस और लोअर्स द वोल्टेज इन एसी सर्किट थ्रू म्यूचुअल कंडक्शन। तो इसी को हम ईएमआई के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसी को हम एसी के चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। ट्रांसफर वो वर्क्स ऑन एसी नेवर ऑन डीसी फॉर द सिंपल रीजन कि अगर यहाँ पे अपना डीसी होएगा तो उसका जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होता है। एसी जो उसका कंटिन्यूसली आपका फ्लक्स चेंज होएगा और फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमआई से यहाँ से और यहाँ आपका इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ईदर वोल्टेज और करंट बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। इसी इसको ध्यान रखना, जो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है इसकी भी 50 ही होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द वाइंडिंग बट दे आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। तो यहाँ पे आपका इंडक्शन जो है उससे इसके अंदर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस से आपका यहाँ पे पोटेंशियल या फिर आपका करंट की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कहते हैं इसका इन्फानाइट हो जाएगा। नाउ ट्रांसफार्मर में आपका फ्लक्स जो है ईच कॉइल मस्ट बी सेम, तो आपका सेकेंडरी और प्राइमरी का फ्लक्स यहाँ पे हम सेम कर देते हैं पर यूनिट टाइम। तो आइडियल उसमें हम कहते हैं कि फ्लक्स जो आएगा d∅/dt और d∅/dt प्राइमरी और सेकेंडरी का आपका बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई आपका लॉस नहीं होएगा। इसका मतलब ये है कि पावर आपकी जो आउटपुट है और इनपुट है दोनों आपकी बराबर होंगी 100% एफिशिएंसी की। आइडियली हम ऐसी बातें करते हैं। पावर को आप लिखेंगे Vs मल्टीप्लाइड बाय AS, S आपका सेकेंडरी है, P आपका प्राइमरी है। और इसी का ये रेशो भी ध्यान रखना है, इसी को फिर आप डिवाइड कर देते हैं Vs/Vp, विल की वैल्यू हो जाएगी Ip/Is या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और प्राइमरी, इसके डायरेक्टली आपका ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। K आपका यहाँ पे कहलाता है, इसको हम कहते हैं K जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशो क्या है। तो अगर आपका मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी अगर 2 है और ये 4 है तो उस केस में आपका वोल्टेज जो है वो डबल हो जाएगा और इसका रेशो आप K की वैल्यू जो लिखेंगे सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, तो K जो है उसकी वैल्यू आपकी नंबर ऑफ टर्न जो है ये आपके सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी का रेशो है, तो ये 4/2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो गई। यही अगर आपने 2 और 8 कर दिया तो अब रेशो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। नाउ अब इसके बाद ट्रांसफार्मर पे हम ये कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसको आप लिखते हैं 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आपका लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, आइडियल के लिए तो आप 100 उसकी बात करेंगे। थ्योरेटिकल अगर सवाल बन जाए कि लॉसेज का रीज़न क्या है, इन ट्रांसफार्मर सम पावर इज ऑलवेज लॉस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, फ्लक्स लीकेज ड्यू टू एडी करंट या फिर हिस्टेरिस या फिर हमिंग, इनकी वजह से आपको ट्रांसफार्मर में लॉसेज कई बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है I की वैल्यू में दी हुई है 50√2 sin 200 पाई t एम्पेयर। देन हमें बताना है फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी रेस्पेक्टिवली। नाउ इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो I अपने को दिया हुआ है दिस इज 50√2 साइन ऑफ 400 पाई, तो इसको ऐसे लिख लो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 200t, ये आपकी वैल्यू हो गई। नाउ इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं I0 साइन ऑफ 2 पाई FT। ना इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपकी I0 जो है उसकी वैल्यू हो गई 50√2, यानी कि IRMS जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी I0/√2
यानी कि 50 एम्पेयर, ये तो आपका करंट हो गया। यहाँ पे करंट की RMS वैल्यू हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज आ गई। तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं 50 एम्पेयर एंड 200 हर्ट्ज, आपका ऑप्शन नंबर 1 दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन सेज इन एन AC सर्किट V एंड I आर गिवन बाय, V अपने को दिया हुआ है, V अपने को यहाँ पे दिया है, दिस इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 100t, और I जो दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है 100 साइन ऑफ 100t प्लस पाई बाय 3। हाँ, मिली एम्पेयर में, ठीक है, ये आपका मिली एम्पेयर है और ये आपको वोल्ट में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे सवाल पूछा है पावर डिसिपेटेड क्या होगी। तो पावर है उसको आप लिख सकते हैं, पावर विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं IRMS मल्टीप्लाइड बाय VRMS cos phi, या फिर इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू V0 मल्टीप्लाइड बाय I0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos phi। तो इस केस में V0 जो है, V0 हो गया आपका 100, तो यहाँ जो आपकी पावर आ जाएगी पावर P वो हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय I0, I0 आपकी करंट की वैल्यू होगी, इसको आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। ये करना मत भूलना बिकॉज करंट आपको मिली एम्पेयर में दिया हुआ और आंसर हमें वॉट में बताना है। मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय cos phi। तो यहाँ पे आपका जो phi है, जो आपका फेज डिफरेंस है, वो आपका पाई बाय 3 है। सो दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री आपका 2 होगा। तो आपकी जो पावर है वो आ जाएगी 3 0, तो 1 2 3 इसमें कर लो, ये बना 10/4 यानी कि 2.5 वॉट। बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 2.5 वॉट दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज द RMS करंट इन एन AC सर्किट इज 2 एम्पेयर। RMS करंट जो है उसकी वैल्यू आपको 2 एम्पेयर दे रखी है। इफ वॉटलेस करंट आपका दिया हुआ है √3 एम्पेयर, वॉटलेस करंट की वैल्यू √3 दी हुई है, हमें बताना है पावर फैक्टर क्या होगा सर्किट का। नाउ इस केस में हम ये कहते हैं कि आपका जो IRMS है, जो इसको लिखते हैं I वॉटलेस, उसकी वैल्यू होगी IRMS मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो इससे आपका साइन फाई जो है उसकी वैल्यू आ गई साइन फाई, दिस विल बी इक्वल टू आपका I वॉटलेस आपको दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय IRMS 2 दिया हुआ है। ना इसका मतलब ये हो गया आपका एंगल फाई जो है वो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री आपका दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आ गया। नाउ इस फेज डिफरेंस के बेसिस पे आप निकालेंगे यहाँ पे पावर फैक्टर। सो आपका जो पावर फैक्टर है उसको आप लिखते हैं cos ऑफ फाई, यानी कि cos ऑफ 60 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आपका पावर फैक्टर हो गया, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी 1/2 ये आपका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 500 एंड 5000 टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपके 500 है और आपके सेकेंडरी में 5000 वाइंडिंग्स है रेस्पेक्टिवली। इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, आपका प्राइमरी को आपने 6 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है, सेकेंडरी में वोल्टेज आपका क्या होगा। नाउ ये ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ नोटिस करना आपने 6 वोल्ट की बैटरी को जो कनेक्ट किया है ये आपका DC है। DC आपका ट्रांसफार्मर में कोई काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे अगर आपकी सप्लाई जो है जब तक वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होएगा, ट्रांसफार्मर विल नॉट गिव यू एनी आउटपुट एट द सेकेंडरी, तो इसलिए आपका आंसर 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन अ सीरीज सर्किट R इज इक्वल टू 300 ओम, रेजिस्टेंस आपका 300 ओम दिया हुआ है, L की वैल्यू 0.9 दी हुई है और कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ओमेगा की भी वैल्यू दी हुई है। हमें बताना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ इस केस में आपका इम्पीडेंस जो है Z, उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये आपका इम्पीडेंस कहलाएगा। इस केस में आपको L और C की वैल्यू दे रखी है और आपको ओमेगा भी दिया हुआ है, तो XL और XC की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आपका XL होएगा, XL की वैल्यू आती है, लिखेंगे आप ओमेगा L, सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा आपका आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय L अपने को दिया हुआ है 0.9, तो 0.9 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 900। राइट, XC जो है आपका, ये XL था, XC जो है उसको आप लिखते हैं 1/ωc। 1/ωc जब आप इसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी कि आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय C अपने को दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 6 को ऊपर ले जाते हैं, सो ये वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। सो इसकी जो वैल्यू बनी, ये आपकी बन गई वैल्यू 10 टू पावर 3 ऊपर 1000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 500।
तो ये आपकी XC की वैल्यू आ गई। ना इस सबको यहाँ पे फिट करेंगे, R जो है वो अपने को क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, राइट। अब इसको यहाँ सब फिट करके जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका Z जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी R यानी कि 300 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यानी कि 900 माइनस 500 का स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 500 आ जाएगी, Z की 500 ओम, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस ऑप्शन सी 500 ओम, दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन says in the circuit shown in the figure AC source gives a voltage of 200 V is equal to 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2000 t। तो आपकी ओमेगा की वैल्यू 2000 हो गई और वोल्टेज की पीक वैल्यू आपकी 20 हो गई। नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग विल बी। तो आपने यहाँ पे एक V लगाया है और यहाँ पे आपने एमीटर लगाया, ये आपका ये वाला सोर्स भी है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये आपका EMF ये प्रोवाइड कर रहा है। नोटिस करना है यहाँ पे RLC सर्किट लगा हुआ है कि ये आपका R है, ये L है, C है और यहाँ पे सीरीज में आपका एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। हमें रीडिंग बतानी है इस V की और A की। नाउ सबसे पहले यहाँ पे काम करना चालू करते हैं, XL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। XL जो आएगा क्योंकि आपका L लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी ओमेगा L। सो ओमेगा है अपना 2000, सो दिस विल बी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय L है आपका 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 10 टू द पावर 30 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू 10 ओम आ गई। दूसरा हम करेंगे कैलकुलेट XC। XC आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होएगा, उसकी वैल्यू आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C यानी कि 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाइड बाय C। कैपेसिटेंस दे रखा 50 माइक्रोफेरेड का, तो यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 माइनस 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 करेंगे तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1 2 3 और 4 यानी कि आपकी जो XC है उसकी वैल्यू भी 10 ओम आ गई। तो XL और XC दोनों बराबर है ना। ये बात अपने को पता है, XL और XC अगर बराबर हो जाए तो आपका रेजोनेंस सर्किट बन जाता है। इस केस में अब हमें बताना है करंट की वैल्यू बतानी है। तो करंट की वैल्यू के लिए अब हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अपना इम्पीडेंस क्या होएगा। तो Z जो आपका सीरीज सर्किट है तो इसका जो Z आएगा उसका Z तो आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये प्लस आपका क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो ये वाला 6 इसके ऐड हो जाएगा, तो प्लस 6 आपका टोटल इम्पीडेंस आ जाएगा। ये इम्पीडेंस आपका इस सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस है, प्लस R कर देंगे तो आपके पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ इसमें Z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R कितना आया था, R दिया हुआ है 4, 4 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आएगी 10 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि और प्लस 6 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 10 ओम। ये तो बचा आपका, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 4 प्लस 6, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इम्पीडेंस जो है सर्किट का वो आपका 10 है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो आपका 10 जो आपका इम्पीडेंस आया तो आपका जो करंट आएगा वो उसकी वैल्यू होगी V0 डिवाइडेड बाय Z। इसकी वैल्यू आएगी V0 डिवाइडेड बाय Z और V0 भी जो है उसको आप हमें क्या बताना है, अच्छा जो आपका सीरीज में ये लगा हुआ है आपका एमीटर, ये हमें RMS वैल्यू प्रोवाइड करेगा। RMS वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो इसको √2 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो V0 जो आया उसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय आपका Z की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय √2। अलाइन, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि √2। तो आपका जो करंट है जिसकी रीडिंग आएगी वहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 1.41 एम्पेयर, ये आपकी I की रीडिंग हो जाएगी। नाउ इसके बाद हमें बताना है कि आपके पोटेंशियल जो आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ उसमें पोटेंशियल की क्या वैल्यू आएगी। नाउ यह नोटिस करना है कि हमने ही जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है वो इस सर्किट पे इसके अक्रॉस लगाया हुआ है, तो इस पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे जो रीडिंग वोल्ट मीटर रीड करेगा दैट विल बी इक्वल टू I Z। और यहाँ पे क्योंकि Z आपका रेजोनेंस की कंडीशन है और यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव वैल्यू बची है, आपकी कंडक्टिव और इंडक्टिव वैल्यू दे आर कैंसिलिंग ईच अदर आउट। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी I का मतलब हो गया आपका 1.4 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका Z आया, Z की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे इस वैल्यू को यूज़ करेंगे बिकॉज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है, टोटल नहीं।
तो इसके अक्रॉस जो आपकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आ रही थी कितनी, 4 आ रही थी ना, ये 4. सो दिस विल बी इक्वल टू 5.6 वोल्ट. ये आपकी पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू आएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी 5.6 वोल्ट एंड 1.4 एम्पेयर ये आपका सही आंसर होएगा.